Dear student, my name is Aftab Alam Khan. I am an assistant teacher in Islamia Inter College. I am going to teach first lesson of geography, resources and development. Firstly, I would like to explain what is resources. Now, the mostly students are in Hindi medium, therefore I am going to teach in Hindi. तो बच्चों, रिसोर्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जहाँ तक रिसोर्स किसको कहते हैं ये जानने के लिए, ये संसाधन किसको कहा जाता है ये जानने के लिए ज़रूरी है कि हम चीज़ों की अहमियत को, सबसे पहले उसकी यूटिलिटी को, उसकी अहमियत को देखना पड़ेगा। जो चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जिससे हमें हमारी ज़रूरतों को मीट आउट करने में, फुलफ़िल करने में, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में जो चीज़ें सहायक हैं, हेल्पफुल हैं, मददगार हैं, वो तमाम चीज़ें संसाधन कहलाती हैं या रिसोर्स कहलाती हैं। यानी पर्यावरण के अंदर वो तमाम वस्तुएं जो उपलब्ध हैं और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। एक बात यहाँ ध्यान रखने की है कि जिन चीज़ों का उपयोग हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करते हैं, या जो चीज़ें हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में सहायक नहीं हैं, उनको हम संसाधन नहीं कह सकते। संसाधन सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें कहलाएंगी जो कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। बच्चों, संसाधन का वर्गीकरण जब करने बैठते हैं तो इसको कई आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है, या यूँ कह लीजिए कि संसाधन को हम कई प्रकार में बांट सकते हैं। अब पहला आधार क्या है संसाधन को बांटने का? संसाधन को वर्गीकरण करने का पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर, यानी ओरिजिन के आधार पर, बेसिस पर, ओरिजिन के बेसिस पर। तो इस बेसिस पर, इस आधार पर हम संसाधन को दो वर्गों में, दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन की प्राप्ति जीवों से होती है, यानी वो चीज़ें जिनमें जान पाई जाती है और जिनका उपयोग हम अपने ज़रूरतों को पूरा करने में करते हैं, वो जैविक संसाधन में आते हैं, जैसे वनस्पति और पशु आदि। दूसरा है अजैव संसाधन। ये वो संसाधन हैं जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। दूसरा
हम इसका वर्गीकरण समाप्यता के आधार पर कर सकते हैं कि कौन सी चीजें हमें अवेलेबल हो सकती हैं, कौन सी चीजें हमें आसानी से प्राप्त हो सकती हैं, कौन खत्म होने वाली हैं, कौन न खत्म होने वाली चीजें हैं। इसको कहते हैं समाप्यता के आधार पर वर्गीकरण करना। तो अब हम देखेंगे इस समाप्यता के आधार पर संसाधन को फिर दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन से तात्पर्य ऐसे संसाधन हैं जो हमारे पर्यावरण में मौजूद हैं और जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। अगर उनका एक बार उपयोग कर लिया तो दोबारा उपयोग करना संभव है। ऐसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी इनका उपयोग एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार कर सकते हैं। वो संसाधन जो है नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा से तात्पर्य सौर से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जब तक पृथ्वी है, मौजूद है, और जब तक सूर्य मौजूद है तब तक सूर्य की किरणें जमीन पर आती रहेंगी और वो हमें ऊर्जा देती रहेगी। हमने अगर आज का सूर्य से प्राप्त आज ऊर्जा को अगर आज हमने इस्तेमाल कर लिया तो वो ऐसा नहीं है कि अब हम दोबारा उससे नहीं, कल फिर सूरज निकलेगा और कल फिर हमें उस ऊर्जा की प्राप्ति हो जाएगी। इसी तरह से पवन ऊर्जा है। जब जब पवन चलेगी तो हम उसकी स्पीड का उपयोग करके हम उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। ये वो संसाधन होते हैं जो एक बार अगर उपयोग में लाए गए या प्रयोग कर लिए गए तो हमेशा हमेशा के लिए ये समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और इनका उपयोग फिर संभव नहीं होता है। ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे हमने पेट्रोल एक बार गाड़ी में डाल लिया, गाड़ी कुछ दूर चलाए, और पेट्रोल जो है यूज होता रहा और एक समय आएगा कि जो पेट्रोल की क्वांटिटी है वो कहीं न कहीं जाकर ख़त्म हो जाएगी। अब हम चाहें कि फिर गाड़ी चला लें तो गाड़ी को नहीं चलाते जब तक कि दोबारा ये इसमें पेट्रोल न डाला जाए। तो यानी पेट्रोल को इस्तेमाल कर लेने के बाद वो फिर दोबारा हम यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह से कोयला जला लेने के बाद हम दोबारा उसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो राख में बदल जाती है। तो कोयला जलने के बाद राख में बदल जाता है, फिर अब उसका दोबारा प्रयोग करना संभव नहीं है, ऊर्जा उससे प्राप्त करना संभव नहीं। इसीलिए ये इस संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। संसाधन को स्वामित्व के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। इसको 4 प्रकारों में बांटा जा सकता है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन से हमारी मुराद, हमारा मकसद ये है कि वो संसाधन जिसका कोई व्यक्ति
जिस पर कोई व्यक्ति मालिकाना हक रखता है और उसे उपयोग करने का सिर्फ और सिर्फ उसी को हक होता है, या अगर उसका उपयोग आप करना चाहें तो उसकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे चीज़ों को व्यक्तिगत संसाधन में रखा गया है। जैसे मकान, खेत, मोटरसाइकिल आदि जो हम अपने घर हमारे पास होती हैं, ये हमारी व्यक्तिगत संसाधन है। ये हमारी व्यक्तिगत इस पर जो है हमारा हक है। हमारी मोटरसाइकिल दूसरा उसी वक्त चलाएगा जब हम उसे परमिशन देंगे, जब उसे हम कहेंगे, नहीं तो और कोई उसको नहीं छू सकता। तो ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं और जिनका हम खुद ही मालिक भी होते हैं, ऐसी चीज़ों को, ऐसे संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन, ये संसाधन ऐसे होते हैं जिन पर किसी एक व्यक्ति का हक नहीं होता, बल्कि पूरी समुदाय का होता है, पूरी कम्युनिटी का होता है जिस पर हक। ऐसी चीज़ों को सामुदायिक संसाधन के रूप में जाना जाता है और ऐसे संसाधनों का उपयोग पूरे समुदाय के लोग अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, खेल के मैदान हैं, तालाब हैं, शमशान हैं, ये सारी चीज़ें सामुदायिक संसाधन में उपयोग में लाई जाती हैं। सामुदायिक संसाधन इनको कहा जाता है क्योंकि इन सब चीज़ों का यूज़ करने का हक पूरे समुदाय को होता है। सरकारी बिल्डिंगें जितनी भी हैं, इस तरह के जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, ये सामुदायिक संसाधन है। इनमें समुदाय के सभी लोगों को पढ़ने का हक है। इसी तरह शमशान में किसी के भी घर के मुर्दे को जलाने का हक है। ऐसा नहीं कि किसी खास पर्टिकुलर फैमिली या ख़ानदान के लोग ही वहाँ पे अपने क्रियाक्रम करेंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसी शमशान वगैरह ऐसी जगह हैं जो सामुदायिक संसाधन में आती हैं और यहाँ पर इसको यूज़ करने का राइट्स तमाम समुदाय के सभी लोगों का होता है। तीसरा इसका भाग है राष्ट्रीय संसाधन। यानी मैंने पहले बताया कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, अब हम बता रहे हैं राष्ट्रीय संसाधन। ये वो संसाधन हैं जिस पर किसी एक राष्ट्र का हक होता है। ऐसे संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे किसी राज्य में पाए जाने वाले वन, किसी राज्य में पाए जाने वाले वन्य जीव, रेल, खनिज पदार्थ, ये सारी चीज़ें उस राज्य की प्रॉपर्टी हैं और उस पर मालिकाना हक जो है उस राष्ट्र का है। इसीलिए ऐसी चीज़ों को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। चौथी चीज़ है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिस पर किन्हीं राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है। इस पर किसी देश, किसी समुदाय, किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम लोगों का जिस पर हक होता है। और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जिनको चलाती हैं और जिसको गवर्न करती हैं, ऐसे संसाधन को हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे समुद्र दूर तक फैला हुआ है, तो किसी भी देश के साहिल से
किसी भी देश के समुद्री तट से समुद्र के अंदर 200 मील की दूरी तक ही समुद्र का हिस्सा उस देश का होता है, और उसके बाद आने वाले जो समुद्री भाग हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में गिनी जाएंगे। उनमें जो पाए जाएंगे संसाधन, उस पर जो है किसी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होगा, किसी देश पर्टिकुलर देश या राष्ट्र का नहीं होगा। इसके बाद अब हम देखते हैं कि विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को भी 4 भागों में बांटा जा सकता है। संभावी संसाधन से में अर्थ ये है कि ये संसाधन किसी देश में विद्यमान तो होते हैं, किंतु इनका उपयोग नहीं हो पाया होता है, और उसका कारण ये है कि हमने अब हमारे पास इतने पैसा या आर्थिक, हम इस तरह की आर्थिक स्थिति में नहीं हैं, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है, हम अभी हम उस संसाधन को प्रयोग में लाने या उपयोग में लाने या यूज करने की क्षमता नहीं रखते, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में अभी हमारे पास डेवलप नहीं है, हमारे पास जो है आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम उसका इस्तेमाल कर सकें। तो ऐसे संसाधन को संभावित संसाधन के रूप में जाना जाता है। जैसे भारत के पश्चिमी भाग में सौर ऊर्जा का भंडार मौजूद है। अगर हम चाहें कि वहाँ से सौर ऊर्जा प्राप्त करें, तो हम राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में, जहाँ बहुत ही गर्मी पड़ती है, जहाँ सौर ऊर्जा अपने पूरे शबाब पे होती है, जहाँ से हमें काफ़ी हीट एनर्जी प्राप्त हो सकती है, लेकिन हम अभी उसको प्रयोग में नहीं ला पा रहे हैं। हमारे पास है और हमें जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे संसाधन को संभावी संसाधन के रूप में जाना या पहचाना जाता है। दूसरा है विकसित संसाधन। ये वो संसाधन है जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका होता है और उसकी मात्रा तय हो चुकी होती है, और ये भी तय होता है कि अगर उसका हम यूज कितने दिनों तक कर सकते हैं। ये सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन जिस संसाधन के बारे में हमें मालूम हो जाती हैं और जिनका उपयोग हम करना शुरू कर देते हैं, ऐसे संसाधन को विकसित संसाधन के रूप में जाना जाता है। तीसरा है भंडार। भंडार से मतलब है कि पर्यावरण में उपलब्ध वो पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, किंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में, टेक्नोलॉजी की कमी के अभाव में हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। तो ऐसे संसाधन को भंडार के नाम से जाना जाता है। यानी हमारे पास है और जब हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी
तो हम उसका उपयोग करने लगे। हमारे पास है तो पता लगा के रखे हुए हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ मौजूद है, ज़मीन के अंदर यहाँ लोहा है, यहाँ खनिज पदार्थ है, यहाँ पेट्रोल है, ये सब पता लगा लिया है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्यों? कि अभी जो है हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि सारी जगहों से एक साथ हम यानी संसाधन का उपयोग करना शुरू कर सकते। ऐसे इसीलिए उनको भंडार के रूप में जाना जाता है। दूसरा संचित कोष, चौथा जो है संचित कोष है। ये भी भंडार का ही एक रूप है। और संचित कोष का मतलब ये है कि इसका हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और हम इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसको आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले वक्त के लिए, आने वाले ज़माने के लिए रोक करके रखा है, ताकि इसका इस उपयोग आने वाली पीढ़ियां भी कर सकें। तो ऐसे संसाधन को संचित कोष या संचित संसाधन के नाम से जाना जाता है। अब आइए देखते हैं कि रिसोर्सेज, हमारा लेसन था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब इसका दूसरा पोर्शन डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं कि जो रिसोर्सेज हमें हैं, अवेलेबल हैं, उनका उपयोग अब तक क्या हुआ है और उसके क्या इम्पैक्ट पड़े हैं हमारे ऊपर। तो मानव संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया गया है। जिसके कारण बहुत सी समस्याएं दुनिया भर में उत्पन्न हुई हैं। और इसकी वजह भी थी। पहली समस्या तो ये हुई कि हमने जब संसाधन का इस्तेमाल करना शुरू किया तो कुछ लोगों को वो संसाधन हासिल हुआ और कुछ लोगों को नहीं हासिल हो सका, प्राप्त नहीं हो सका। जिन लोगों को संसाधन मिला उन लोगों ने बहुत तेजी से उसका शोषण करना शुरू कर दिया। वो लोग तो अमीर हो गए और जो लोग इसका उपयोग नहीं कर पाए वो गरीब हो गए। इस तरह से इस संसाधन ने समाज में अमीर गरीब दो गिरोह पैदा कर दिए, दो ग्रुप में बांट दिया, समाज को दो टुकड़ों में बांट दिया, एक डेवलप्ड और दूसरे अनडेवलप्ड। एक अमीर तबका, रिच तबका, एक रिच हिस्सा अमीर लोगों का झुंड और दूसरा गरीब लोगों का। अमीर मालिकाना हक रखने लगे, गरीब जो है मजदूर और उन पर आश्रित हो गया। इस तरह समाज में टूट फूट पैदा हुआ, समाजी ढांचा बिगड़ा। दूसरा समस्या इसने पैदा किया कि जिन लोगों के हाथ में संसाधन था उन्होंने बगैर सोचे समझे अंधाधुंध संसाधनों का इस्तेमाल किया, जिससे संसाधन का ह्रास बहुत तेजी से हुआ। और तीसरा कि जब हम अंधाधुंध, तीसरी समस्या ये हुई कि अंधाधुंध संसाधन के दुरुपयोग से पूरी दुनिया के अंदर कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हुआ, ओजोन परत में छिद्र हो गए, पर्यावरण प्रदूषित हो गया। ये सब समस्याएं उत्पन्न होने लगी। अब जब ये सब समस्याएं सामने आई तो हमारे लिए ये भी हो गया कि संसाधन का दुरुपयोग जो है हमारे लिए आने वाले फ्यूचर में बहुत नुकसानदेह हो सकता है।
बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए संसाधन का नियोजन होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए, कानून होना चाहिए, कायदा होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए जिसके हिसाब से हम संसाधनों का इस्तेमाल करें और सोचा समझा इस्तेमाल करें, जिससे हमारा प्रदूषण भी का सिस्टम न होने पाए, हमारा माहौल, हमारा पर्यावरण प्रदूषित न हो। इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो गौर करने की है कि संसाधनों की पहचान की करके उनका अच्छा उपयोग किया जाए। अच्छा उपयोग से इस प्रकार संसाधन का उपयोग किया जाए कि पर्यावरण प्रदूषित न होने पाए। दूसरा नियोजन क्या है कि संसाधन के विकास के लिए योजनाएं तैयार की जाएं कि अगर जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उसका कितना हिस्सा हमें अब इस्तेमाल प्रयोग में लाना है और कितना हिस्सा हम आने वाले फ्यूचर के लिए, पीढ़ी के लिए छोड़ना बेहतर, अच्छा समझेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि संसाधनों के विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में तालमेल होना चाहिए। जो कमेटियां, जो सोसाइटीज़, जो कंपनियां इन संसाधनों का उपयोग करती हैं, खनन का काम करती हैं जैसे खनिज पदार्थ को, उनके और राष्ट्रीय विकास योजनाओं के दोनों के मध्य तालमेल होना चाहिए ताकि जो है इसका दुरुपयोग न होने पाए। और चौथी चीज़ ये है कि संसाधन का विकास उसी समय संभव है जब टेक्नोलॉजी का विकास हो। तो हमें चाहिए कि अगर हम अपने देश में मौजूद संसाधन का सही उपयोग करना चाहते हैं, उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो हमें ये चाहिए कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करें, अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें ताकि कम खर्च में, कम परेशानी में उठाए बगैर आसानी से उस किसी भी संसाधन का बेहतर से बेहतर, अच्छा से अच्छा उपयोग किया जा सके। अब हमने देखा कि संसाधन जो हैं का नियोजन कैसे किया जाए, अब साथ ही साथ संरक्षण भी ज़रूरी है। अब ये देखना, हमने देखा कि अगर संसाधन को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया, प्रयोग में नहीं लाया गया, तो उसका असर जो है हमारे पूरी दुनिया के माहौल पर, पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो इसलिए अब ज़रूरी हो गया कि हम उन समस्याओं से बचने के लिए संसाधन का संरक्षण कैसे करें। तो संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति का आधार संसाधन है। जब हमारी जीवन के तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति का आधार ये संसाधन है, तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपने संसाधन का किस प्रकार उपयोग करें, कैसे इसको बचा के ले चलें ताकि हम आने वाले फ्यूचर में भी इसका इस्तेमाल करते रहें। साथ ही साथ इसका ऐसा उपयोग किया जाए संसाधन का कि इसका साइड इफ़ेक्ट हमारे पर्यावरण पर न पड़े, इन्वायरमेंट पॉल्यूट न होने पाए। हम दवाएं तो इस्तेमाल करें, कृषि में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें, लेकिन कैसे करें ताकि कम से कम नुकसान पर्यावरण को हो, इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। तभी हम संसाधनों का संरक्षण बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी देखना है कि इसका जो है पूरा नियोजन बनाया, नियोजित तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए। कितना हिस्सा अभी इस्तेमाल करना है, कब, और बाकी हिस्सा कब इस्तेमाल करना है, और कितना जो आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ना है, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। साथ ही साथ
संसाधन के दुरुपयोग से जो अमीरी गरीबी का फर्क पैदा हुआ था समाज में, सोसाइटी में, वो उसको कैसे मेंटेन करना है, इनके बीच की खाई को कैसे पाटना है, अमीरी गरीबी के फर्क को कैसे कम करना है, इसके लिए भी संसाधन का संरक्षण आवश्यक है। बच्चों, यहाँ तक हमने अपना लेसन आपको पढ़ाया है। इसके आगे हम और जो चीज़ें होंगी उनको भी बाद में आकर के आपको इस पर भी रोशनी डालेंगे, प्रकाश डालेंगे। और ये सारे मटेरियल जो हमने अभी आपको बताए हैं, ज़्यादा सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन दी हैं इस लेसन के बारे में, इसको स्टडी मटेरियल के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। इसको हम अभी अपने प्रिंसिपल साहब के पास इसको भेज देते हैं, वो आप तक पहुंचा देंगे। स्टडी मटेरियल भी आप तक पहुंच जाएगी और इससे आप घर बैठे फ़ायदा उठाइए। दूर बाहर आप देख ही रहे हैं कि समाज में इस वक्त जो है पूरा राष्ट्र जो है एक बहुत बड़े भयानक बीमारी से जूझ रहा है। ऐसे माहौल में घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और घर बैठ करके पढ़ाई का आनंद लीजिए। थैंक यू वेरी मच।